चलिए देखिए, आगे देखिए, ध्यान से समझिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पोटेंशियोमीटर, हेडिंग है आपकी पोटेंशियोमीटर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, कैसे इसको प्रयोग करते हैं, इसके 3 प्रकार से यूज किए जा सकते हैं इस चैप्टर में, तो ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर is used to find potential difference, potential difference potential difference potential difference is more accurate compared to voltmeter, but voltmeter is more often used due to its small size and convenience। भैया ध्यान से देखिए, पोटेंशियोमीटर आपकी मेन हेडिंग है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कैसे इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने में किया जाता है। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर एक्यूरेट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर एक्यूरेट टू potentiometer compared to voltmeter, but voltmeter after नहीं लिखिए यहाँ, voltmeter is more often used due to its small size and convenience। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर में ज्यादा अच्छा आता है, पर इसका यूज कम होता है क्योंकि ये बड़ा होता है कंपेयर टू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बहुत छोटा सा होता है, इसलिए इसका यूज ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस, क्योंकि इसको बनाने में कम खर्च भी आता है, लागत भी कम आती है। 100-150 रुपए में बन के तैयार हो जाता है और मार्केट में इसको इससे भी हायर प्राइस में बेचा जाता है, 1000-2000 जितने में बेच ले दुकानदार। तो ध्यान से देखिए, इसको बनाया कैसे जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। इसके यूज्ड कहाँ कहाँ होते हैं, इसके मेनली यूज्ड 3 प्लेस पे होते हैं, 1 2 3। टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ मेजर करने में इसका यूज किया जाता है। टू कंपेयर 2 ईएमएफ ऑफ सेल, 2 सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करने में किया जाता है। थर्ड है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल।
सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने में किया जाता है। ये तीनों जो यूज्ड लिखे हुए हैं आपके सामने, ये तीनों एक्चुअल में डेरिवेशन है। अभी तीनों डेरिवेशन हम आपको बताएंगे कि कैसे पोटेंशियोमीटर का यूज करके किसी सेल का आप ईएमएफ फाइंड करेंगे और कैसे दो सेल का कंपेयर करके उनके ईएमएफ को फाइंड किया जाएगा और कैसे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं पोटेंशियोमीटर की। कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको? अ फ्यू मीटर लॉन्ग वायर, अ फ्यू मीटर लॉन्ग वायर, एक कुछ मीटर लंबा तार लेना है आपको, फ्यू मीटर लॉन्ग वायर, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। हमने सेक्शन लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इस वायर का यूनिफॉर्म एरिया सेम होना चाहिए सभी प्लेस पे, तो उसको भी लिखेंगे। द वायर contained यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इस वायर के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इसका यूनिफॉर्म सेक्शन चेंज हो जाएगा तो बैटरी का पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। इसको सपोज कर लीजिए आप ए, इसको सपोज कर लीजिए आप बी। वायर लीजिए फिर से और बैटरी लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। फिर से वायर लीजिए और इस वायर से कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को इस वायर से थोड़ा सा थिक बनाएंगे, तो हम इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, मीटर ब्रिज में और इसमें डिफरेंस है। मीटर ब्रिज में कंफर्मेशन क्या थी कि वहां आपको वायर 1 मीटर का ही लेना था, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी लेंथ का वायर ले सकते हैं। लिखा हुआ है अ फ्यू मीटर लॉन्ग वायर। ये जो आपका वायर है ये कितने भी मीटर का हो सकता है। फ्यू मीटर में आप 1 मीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं, 3 मीटर भी ले सकते हैं, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। जितना बड़ा पोटेंशियोमीटर आपको बनाना है, पोटेंशियोमीटर को इसीलिए बनाया ही गया था कि बड़े से बड़े पोटेंशियल को मेजर किया जा सके। तो यहाँ पे वायर की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा आप वायर लेंगे। सेक्शन दिखा दिया हमने ए बी। अब आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल शो करना है। ये निगेटिव टर्मिनल है तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल 0, V इज इक्वल 0। यहाँ का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो यहाँ हमने V लिख दिया, V इज इक्वल V। अब हमने कहा कि अगर हम इसके वायर के पाथ में कहीं पर भी कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं C। अब हम कह रहे हैं कि हमें A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, क्योंकि टोटल वायर का पोटेंशियल कितना है V। भाई लोअर से हायर जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, हायर से लोअर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये इसका लोअर टर्मिनल है, लोअर टर्मिनल, और ये इसका हायर टर्मिनल है। तो ध्यान से बोर्ड में देख लीजिए कि हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल में डिफरेंस क्या है। जैसे जैसे सपोज करो ये वायर 3 मीटर का है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहते हैं एक जो हमने टर्म लिया है छोटा सा,
उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 10 10 10 मिलके 3 मीटर तक पहुंच जाएंगे। तो एक सेक्शन में जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ बढ़ोगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है V। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती तो आप सीधे सीधे जान जाते कि पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल कैपिटल V है। तो जैसे ही आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की ओर जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अब हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आपको पोटेंशियल चाहिए ए से सी के बीच में, तो सबसे पहले इंडिकेट करिए टोटल लेंथ है आपकी, यहां लिखिए लेंथ और यहां लिखिए पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आपकी टोटल लेंथ L है तो आपका पोटेंशियल टोटल है कितना, कैपिटल V। अब हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने यहां लिया 1 V डिवाइड बाई L। अगर हम टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें एक सेक्शन का पोटेंशियल मिल जाएगा। बात समझ में आई। अब अगर हमें एक सेक्शन का पोटेंशियल मिल गया है और हम ये कहें कि A से C की डिस्टेंस x है, जो हमें गिवन नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि A और C के बीच की जो पाथ डिफरेंस है वो कितनी है, x है। तो अब हम कहें कि x का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, x इज इक्वल V बाई एल मल्टीप्लाई बाई x। तो हम इसको सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं, VAC इज इक्वल V बाई एल मल्टीप्लाई बाई x। बात समझ में आई। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल का सिंबल है कैपिटल V, AC क्या है, पॉइंट। आपने कंफर्म कर दिया कि आपको इसी के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो यही तो आपने लिखा है कि अगर टोटल लेंथ का पोटेंशियल कैपिटल V है, 1 सेक्शन का पोटेंशियल V बाई एल है, तो x का पोटेंशियल V बाई एल मल्टीप्लाई बाई x है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया VAC इज इक्वल V बाई एल इंटू एक्स। अब यहाँ पर इस V बाई एल को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है, K इज इक्वल V बाई एल, और इस K को यहां कहा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन क्या बताई थी बेटा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां भी बैटरी लगी होगी पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाती है। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू चेंज द पाथ पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव, एक मिनट, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा, बट इस साइड से नहीं, इस साइड से पॉजिटिव टू निगेटिव। यहां से करंट आएगा, यूज होते हुए निगेटिव टर्मिनल में जाएगा, क्योंकि आज हमने सिंबल उल्टा बनाया है, इस साइड निगेटिव बनाया है, इस साइड पॉजिटिव, तो करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे जैसे आपका पाथ चेंज होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। यहाँ आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, इससे आगे बढ़ोगे कम हो जाएगा, इससे आगे बढ़ोगे और कम होगा, इससे आगे बढ़ोगे और कम हो जाएगा, लास्ट टर्मिनल में चले जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये आपका कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है, VAC इज इक्वल V बाई एल इंटू एक्स। ये टर्म याद रखिएगा कि अगर टोटल पाथ का पोटेंशियल V है तो 1 सेक्शन का पोटेंशियल V बाई एल होगा, तो x का कितना होगा, V बाई एल इंटू एक्स। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ x का निकाल सकते हो, सपोज दैट आप यहाँ पर मानो पॉइंट D, तो यहाँ से A और ये पाथ मान लिया आपने y, यहां से यहां तक का पाथ हो गया y। तो अगर y में पोटेंशियल चाहिए तो y इज इक्वल V बाई एल मल्टीप्लाई बाई y। अब इनकी डिस्टेंस मान के देख लीजिए, पोटेंशियल इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर और y को सपोज कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको समझ लीजिए, अभी इरेज कर देंगे। तो अगर टोटल लेंथ हमने 3 मीटर मानी थी, अब अगर हम पोटेंशियल को कोई वैल्यू दे दे 10 वोल्ट 20 वोल्ट और टोटल लेंथ को 3 मीटर, तो यहाँ पे 300 मीटर हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाई x, x की जगह क्या है 50, फिर यहाँ पे लिखेंगे
10/300 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई की डिस्टेंस हमने 100 मानी है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा कंपेयर टू इसके। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू इरेज कर देनी है। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे डी पॉइंट के लिए, वी ए डी इज इक्वल वी बाई एल इंटू वाई। अलग अलग पॉइंट पे आप पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। और इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि कितना भी बड़ा पोटेंशियल हो उसको आप मेजर कर सकें। तो पहले इसको नोट करिए, फिर ये डेरिवेशन बताते हैं आपको। आज साक्षी नहीं आई, नोट हो गया बेटा? आर्यांश नोट हो गया? शशांक तुमको भी नहीं दिख रहा क्या? तो काहे टेढ़े हुए जा रहे हो? चलो आगे बैठो, आगे आओ उधर से, उठो, इसको खसका। इसको और आगे कसका, और आगे कसका। इसमें वाइट रख के लिखो, बराबर में रखो उसको, और बराबर में, और आगे लाओ, एकदम बराबर में रखो। तुम लोग और आगे लाओ। बराबर में रखो, ये बीच वाली रख के लिखो आराम से। उसको इधर कर लो। अब दिखेगा, वाली भी खसका लो ना, ये उसको इधर खसका लो शशांक। दिख रहा है? देखो बेटा आगे पहली हेडिंग है आपकी, अब बात बंद कर दो भैया। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, टू मीजर EMF of cell, to measure EMF of cell। फिर से वायर लगा देंगे इसके बीच में, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए आपका लोअर टर्मिनल है, बी आपका हायर टर्मिनल है। इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V इज इक्वल V। ठीक, अब आपको मीजर क्या करना है, सेल का EMF।
तो आप सर्किट बनाइए, यहाँ से एक वायर लीजिए और वायर से एक सेल लगा दीजिए। माइनस प्लस की सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन सेम, उसके बाद एक सर्किट लगाएंगे। इस सर्किट में आपको एक सेल लगाना है, सेल के जस्ट बगल में की लगा दीजिए। ये जब ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब ये क्लोज होगी तो करंट फ्लो होगा। अगर ये डॉट नहीं लगा है दैट मीन्स की ओपन है, और अगर यहाँ डॉट लगा हुआ है दैट मीन्स की क्लोज है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ होगा? डिफ्लेक्शन शो करने में, नल पॉइंट फाइंड करने में, कि कैसे आप इसको नल पॉइंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे जॉकी लगी हुई है अकीन, ये आपकी जॉकी है। जॉकी क्या है ये भी मैंने आपको बताया है, मीटर विद में बताया है। जॉकी क्या होती है? शार्प नाइफ एज, एक पतली धारदार नुकीली छोटी सी नाइफ। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप नल पॉइंट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड नल पॉइंट बिटवीन ए बी वायर में हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से नल पॉइंट फाइंड करेंगे। नल पॉइंट का मीन्स क्या होता है फिर से इंडिकेट करेंगे। नल पॉइंट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, जब आपके गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो। तो इसका मीन्स क्या है? देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो उस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड कर लिया और इसको पॉइंट सी शो कर दिया, तो इस सर्किट में एक भी करंट, इधर से आएगा करंट, यहाँ पे इधर से आएगा करंट, तो आपके इस सर्किट का करंट I इज इक्वल 0। यहाँ पर भी I इज इक्वल क्या है? 0 है। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये तभी होगा जब आप नल पॉइंट फाइंड करोगे। नल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड नल पॉइंट बिटवीन ए और बी के बीच में आपका नल पॉइंट फाइंड किया जाएगा। नल पॉइंट का मीन्स क्या होता है? देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर लगी है इसमें एक कंपास लगी होगी इस तरीके से, इसमें छोटे छोटे सेक्शन बने होंगे जो आपके स्मॉल करंट को मीजर करते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, उसमें मीजरमेंट करता है। तो गैल्वेनोमीटर है क्या? फिर से समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर मीजर्स ओनली स्मॉल करंट, मीजर्स ओनली स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ये केवल छोटे छोटे करंट को मीजर कर सकता है, बड़े करंट को मीजर नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? अब सपोज करिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है आपकी x, ये सपोज कर लिया आपने, और टोटल वायर की लेंथ है स्मॉल l। अब आपने नल पॉइंट फाइंड किया। नल पॉइंट फाइंड करने के बाद में आपने की को क्लोज्ड रखा था, तो की क्लोज्ड है, इसके बाद भी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है।
किसकी हेल्प से? नल पॉइंट की हेल्प से। हमने इस पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड सिस्टम बना दिया है, जैसे व्हीट स्टोन ने किया था, जैसे मीटर ब्रिज में किया गया था, सेम उसी तरीके हमने पूरा सर्किट बैलेंस कर दिया और जॉकी की हेल्प से हमने नल पॉइंट फाइंड किया, जिससे इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके पास जितना ईएमएफ होगा सेल के पास उतना ही रहेगा, क्योंकि यूज नहीं होगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, तो आप उसको नाप नहीं पाओगे कि इस सेल के पास कितना पोटेंशियल था। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है, इस तरीके से नल पॉइंट इसलिए फाइंड किया गया है ताकि आपका इस ईएमएफ का एक भी पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। बात समझ में आई? ताकि आप इसका टोटल ईएमएफ मेजर कर सकें विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपने क्या किया? सर्किट ड्रॉ किया, पूरा लिख दिया। अब उसके बाद में सेम सिस्टम VAC के बीच में टोटल पोटेंशियल कितना है? V। अगर एक सेक्शन का चाहिए तो L। अब यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? x है। अब सेल का ईएमएफ कितना है? E। और E किसके साथ में लगा हुआ है? इसी x के साथ में तो लगा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए जॉकी को। जॉकी की डिस्टेंस कहाँ तक की मीजर है? A to C। मतलब यहाँ पर नल पॉइंट तभी फाइंड होगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हो कि VAC का पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? EMF के बराबर हो गया, यानी इस सेल के EMF के बराबर हो गया। तो VAC के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? E लिख सकते हो। तो E इज इक्वल फार्मूला बन गया V/L इंटू एक्स। इस प्रकार से आपने EMF मेजर कर लिया किसका? सेल का। अब इसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा? इसकी दो कंडीशन है, ये सब आप लिख ही चुके हो, तो यहाँ हम कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? जब भी आप EMF फाइंड करोगे, या तीनों डेरिवेशन में दोनों कंडीशन सेम है। पहला, पोलरिटी ऑफ बैटरी, पोलरिटी ऑफ बैटरी should not be opposite of cell। बैटरी की पोलरिटी और सेल की पोलरिटी अपोजिट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर किया ही नहीं जा सकता। सेकंड है बैटरीज EMF या बैटरीज वोल्टेज। EMF भी लिख सकते हो और वोल्टेज भी लिख सकते हो। बैटरीज EMF इज ग्रेटर देन सेल्स EMF। जो भी आपका सेल लगा है उसके EMF से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आई? अब पोलरिटी क्या होती है? पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल। देखिए माइनस टर्मिनल यहाँ लगा है लेफ्ट साइड, और यहाँ भी क्या लगा है? लेफ्ट साइड। अगर ये दोनों अपोजिट हो जाते, पॉजिटिव इस साइड आ जाता, निगेटिव इस साइड, तो नल पॉइंट फाइंड ही नहीं होता, क्योंकि इधर से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था, इधर से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। तो अगर दोनों की पोलरिटी सेम साइड में हो जाएगी तो आप कभी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड नहीं कर सकते। EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं EMF की डिफिनीशन में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेटा? पर यूनिट चार्ज इंटर कराने में जो वर्क डन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी सर्किट में पर यूनिट चार्ज को इंटर कराने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है सेल को, उसको क्या कहा जाता है? EMF कहा जाता है। बात समझ में आई? पोटेंशियल में और EMF में यही डिफरेंस है। पोटेंशियल क्या करता है? वर्क डन करता है चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने के लिए, लेकिन EMF क्या करता है? अपने चार्ज को सर्किट में इंटर करवाता है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो EMF कहलाती है। बात समझ में आई? तो ये आपका पहला डेरिवेशन है। कंडीशन जरूर याद रखिएगा, पोलरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट ऑफ सेल। सेल के अपोजिट में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो EMF फाइंड नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, बैटरी का EMF सेल के EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सेल का EMF फाइंड कर पाओगे।
बात समझ में आई? ये सिर्फ इसके लिए कंडीशन है। अब दिमाग में ये मत बसा लीजिएगा कि सेल का ईएमएफ कभी भी बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल होता है, उसके न्यूमेरिकल अलग कॉन्सेप्ट से लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। आपको क्या मीजर करना है? आपको सेल का ईएमएफ मीजर करना है, नापना है कि आपके पास सेल में कितना ईएमएफ है। तो उसको अगर मीजर करना है तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि बैटरी का ईएमएफ चाहे एक ही वोल्ट ज्यादा हो, भाई मान लो उसका 12 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, तो ज्यादा तो है ना, तो आप आसानी से इसका ईएमएफ मीजर कर लेंगे। और अगर सेम है तो भी ईएमएफ मीजर नहीं होगा। कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ईएमएफ बैटरी का ज्यादा होना ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन पोलरिटी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पोलरिटी क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो आप ईएमएफ फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, एक तरफ से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। फिर जॉकी आपको कभी भी नल पॉइंट दे ही नहीं पाएगी। एक तरफ से पोटेंशियल आ रहा है, एक तरफ से पोटेंशियल जा रहा है, तो दोनों सर्किट में आपका पोटेंशियल यूज हो रहा है। तो जब पोटेंशियल यूज होगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो जॉकी कभी भी नल पॉइंट फाइंड नहीं कर पाएगी। पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आई? जैसे ये पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर इसको चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करोगे। बात समझ में आई? इसका पॉजिटिव इधर लगा देना, इसका पॉजिटिव इधर लगा देना, तो सेम हो जाएंगे। फिर बात समझ में आई? नहीं आई? नोट करिए। बैटरी का ईएमएफ, सेल के पास दो ही पोलरिटी होती है, ध्यान से देखिए, एक ही पॉजिटिव है, एक ही निगेटिव है। बैटरी के पास बहुत सारे पॉजिटिव हैं, बहुत सारे निगेटिव हैं। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसका ईएमएफ ज्यादा होगा। मतलब उसके पास कई एनोड, कई कैथोड हैं, तो चार्ज ज्यादा हो जाता है। चार्ज ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। डायग्राम भी सिंपली फॉर्म में इंडिकेट कर रहा है। क्या हुआ मन? अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो क्या? बैठा तो हूँ मैं बगल में। आंखें कमजोर हैं क्या बहुत? चश्मा लगा है? हाँ? और कमजोर हो गए हैं। पहले मैं भी यही सोचता था, पहले मेरे 0.5 का लगता था, अब लगवा लिया होता तो अच्छी बात थी। अब एक में -2 है, एक में -1 है। अभी लगवा लोगे तो इतने में रुक जाएगी। मेरी वाली गलती मत करो, आँख सही नहीं होती है। बात समझ में आई? लगवा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, बढ़ेगा नहीं। तो पावर एक बार बढ़ना शुरू किया तो रुकेगा नहीं। इरेज कर दे बेटा। शिवानी कॉपी किताब पैक करके बैग में रख ली। अभी 2-2.5 घंटे और पढ़ाऊंगा, 12 बजे तक। इरेज कर दें? देखो भैया, सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड यूज था टू कंपेयर
to compare two EMF of cell। दो अलग अलग सेलों का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है। टू कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ सेल। इसमें आपको फिर से सेम डायग्राम बनाना है और इस बार सर्किट में दो सेल लगाएंगे। सबसे पहले बैटरी लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, सेक्शन ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल V। सर्किट लिया यहाँ से वायर, इस वायर को डट 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 डस आगे बढ़ाएंगे। एक सेल लगा दिया यहाँ पे, माइनस प्लस की लगी हुई है K1, सर्किट आगे बढ़ा। दूसरा सेल लगा दिया, माइनस प्लस यहाँ पे की दूसरी लगी हुई है K2, वायर को अटैच कर दिया। यहाँ पे जॉकी लगी हुई है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ध्यान से देखिए अब, माइनस प्लस, इस सेल का ईएमएफ है E1 और इस सेल का ईएमएफ है E2। दो अलग अलग सेल लगे हुए हैं। अब आपके पास कंडीशन है दो अलग अलग सेल के ईएमएफ को कंपेयर कराने की। तो यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल पॉइंट सब पहले वाले में लिख चुके हैं। कंडीशन भी लिख चुके हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। दो ही कंडीशन है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट ऑफ सेल, एंड सेकेंड कंडीशन ईएमएफ ऑफ सेल ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। तो अब आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करना है। क्या कहेंगे, when K1 is closed, K2 is open। when K1 is closed, कुंजी के क्लोज है और ये क्या है, ओपन। द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड लेंथ L1। जब आपकी कुंजी यानी की 1 क्लोज होती है और की 2 ओपन होती है तो आपका नल पॉइंट लेंथ L1 में फाइंड किया जाता है। तो सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ आपकी L1 है। बात समझ में आई? अब आपकी ये लेंथ L1 है तो इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए C। तो अब आपका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बेटा, V बाई L इंटू L1 इज इक्वल E1। यही तो अभी आपने पहले वाले में निकाला था। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सेल का। तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट, जिसमें करंट फ्लो करता है उसका ईएमएफ मेजर नहीं किया जा सकता। इसको ओपन रखेंगे, सेकंड वाले को क्लोज रखेंगे। K2 इज क्लोज्ड। अभी यही बात तो बताई थी हमने कि अगर की ओपन है तो आपका कोई नल पॉइंट किस लिए फाइंड किया गया है, ताकि करंट आपका फ्लो 0 हो। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल आ गई वैल्यू V बाई L इंटू L1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन, व्हेन K1 इज क्लोज्ड, K2 इज ओपन। अब यहां से सेकंड पोजीशन है तो इसको डैट डैश के फॉर्म में दिखाएंगे। डैट 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 डैश, गैल्वेनोमीटर लगा है जो कि किसी दूसरे पॉइंट पे नल पॉइंट फाइंड करती है और वो पॉइंट है D। यहाँ पे एरो जरूर लगा दीजिएगा, शार्प नाइफ। K2 इज ओपन, द नल पॉइंट ऑब्टेन्ड लेंथ L2
और लेंथ हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही लेंगे ए से। पहली लेंथ आई थी आपकी L1, सेकेंड लेंथ आई है आपकी L2। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सेल के लिए ईएमएफ आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ L2 इज इक्वल E2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा भैया, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ये आ जाएगा V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L1 डिवाइड बाई V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल E1 अपॉन E2। ये टर्म कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल L1 अपॉन L2। मतलब आप डायरेक्ट लेंथ से भी उसके ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको पोटेंशियल नहीं भी पता है तो। बात समझ में आई। E1 अपॉन E2 इज इक्वल L1 अपॉन L2, ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेशन। बाकी कंडीशन एज वेल एज ये कंडीशन उसी तरह फॉलो करेगी जो हमने टर्म लिखवाए थे पोलरिटी वाले और बैटरी के ईएमएफ वाले, वो टर्म भी वैसे ही काम करेगा। तो उसको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, एक डेरिवेशन में आप लिख चुके हो तो तीनों के लिए कंपलसरी हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसी डायग्राम में हम बना लेते हैं। इस बार एक ही सेल लिया हमने और हेडिंग आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हेडिंग आएगी टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट आपका टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डैश यहाँ पे हमने कोई डिवाइस लगा दी जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। इस सर्किट को क्लोज कर दिया। इस सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, या हमने इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया R ऐसे। अब सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पे हमने लगा दी की और इस की को ओपन रखा। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम पहले वाले तरीके। आपको गैल्वेनोमीटर का यूज करना है, नल पॉइंट फाइंड करना है उसी तरीके से। कंडीशन अभी भी वही है, पोलरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू बी सेल। सेकेंड कंडीशन, बैटरीज ईएमएफ इज ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ। अब यहाँ पे आपकी की लगी हुई है की यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहली पोजीशन में इस की को ओपन रखेंगे तो इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए इस सर्किट में। जब इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो होगा नहीं तो टोटल पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हैं सेल का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन की इज ओपन the null point obtained length L1 dash potential drop total potential divided by total length multiply by L1 is equal किसके हो जाएगा, सेल के ईएमएफ के। V by L is into L1 is equal E। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कब, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, की आपकी ओपन है। ये बात समझ में आई। सेकेंड कंडीशन, अब आपको की को क्लोज कर देना है। व्हेन की इज क्लोज्ड द नल पॉइंट obtained लेंथ L2। जैसे ही आपकी की क्लोज हुई है, आपका नल पॉइंट
सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो आपकी लेंथ हो जाएगी L2। यहाँ पे इसको डैश 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 करके इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बीच में गैल्वेनोमीटर सेकंड पोजीशन के लिए, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट D। तो आपकी L1 L2 चेंज हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब ये की क्लोज है, तो जब की क्लोज है तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ से करंट आएगा I, यहाँ से करंट आएगा I, फिर यहाँ करंट आएगा I। अब इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो हमने आपको इसके लिए अलग से डेरिवेशन बताया है। क्या बताया था बेटा? V इज इक्वल E माइनस आई स्मॉल r बताया था। आपका पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका इस पोजीशन के लिए V बाई एल, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई L2, जैसे आपने पहली पोजीशन में किया है, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाई L1, जहां पे आपका नल पॉइंट आया था। सेकंड पोजीशन में भी सेम, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल लेंथ, जहां पे नल पॉइंट आया L2 लिखा आपने। अब यहाँ पे सेल का पोटेंशियल भी ड्रॉप होगा, E माइनस आई इंटू आर। बताया था ये डेरिवेशन, V इज इक्वल ई माइनस आर, की कैसे पोटेंशियल सर्किट में ड्रॉप होता है जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, जो इसके पोटेंशियल को यूज करेगा तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? माइनस ई आई आर। किरचॉफ का सेकेंड लॉ याद करो, बैटरी के टर्मिनल में जो लास्ट में आए उसका सिंबल ले लो, तो बैटरी का टर्मिनल कितना है? ई, लास्ट सिंबल है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो हमेशा निगेटिव लेना था, बताया था। तो करंट जा रहा है आपका इस साइड में और आप भी जा रहे हो इसी साइड में, तो हमने लिया माइनस सिंबल। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। रेजिस्टेंस कितना लगा है? आर, तो हमने लिख दिया ई माइनस आई आर। अब आई की वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाई थी कि जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा, आई कितना होता है? कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से डेरिवेशन लगेगा। अब V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। आई की जगह आपको वैल्यू लेनी है सिर्फ सेल की, V बाई एल L2 इज इक्वल ई माइनस आई की प्लेस पे कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल आर। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता वहां वन सपोज कर लिया जाता है, तो यहां हमने वन सपोज कर लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L2, एलसीएम आया आपका R प्लस आर। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आ गया एलसीएम R प्लस आर, R प्लस आर वन जा R प्लस आर, R प्लस आर का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा E ब्रैकेट में R प्लस आर, R प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? माइनस का ई आर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है इसके, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया ई आर। कोई प्रॉब्लम? इसका मल्टीप्लाई अंदर कराइए, V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। ई आर से ई आर कैंसिल हो गया, हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा भैया? V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल ई आर अपॉन आर प्लस आर। ये बचा है हमारे पास। अब आपको भैया क्या करना है? सेकंड पोजीशन पे टर्मिनल निकाल लिया, ई एलसीएम ले लिया, आर प्लस आर एलसीएम आया, ऊपर गया आर प्लस आर माइनस ई आर से ई आर कैंसिल हो गया, बचा ई कैपिटल आर। ये हो जाएगी आपकी ई की वैल्यू है आपकी V बाई एल इंटू L1। हमने इसको सॉल्व किया स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में, ई की प्लेस पे हम लिख सकते हैं ये भी आपका ई है, ये भी आपका ई है। वैल्यू इंटरचेंज कर लीजिए आगे इसी के सॉल्यूशन में। यहां पे दिखाइए E इज इक्वल फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट E इज इक्वल V बाई एल मल्टीप्लाई बाई L1। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान के उसी तरह कर लीजिए। अब ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, इस E की वैल्यू को इसके प्लेस में। जैसे ही आप रखेंगे V बाई एल इंटू L2 इज इक्वल E की प्लेस पे V बाई एल इंटू L1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R अपॉन R प्लस R, यही तो आएगा। E की वैल्यू उठा के हमने रख दिया पूरी। अब V बाई एल कैंसिल हो जाएगा, L1 आपका नीचे आएगा, L2 अपॉन L1 इज इक्वल यहाँ पे R अपॉन R प्लस R, ये आएगा। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल R प्लस R अपॉन कैपिटल R। एलसीएम में जो होता है वो दोनों के पास होता है, तो कैपिटल R को इसको भी दे दो, कैपिटल R को इसको भी दे दो और इन दोनों को अलग अलग कर दो। L1 अपॉन L2 इज इक्वल कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 1। L1 अपॉन L2 इज इक्वल 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R, ये आएगा लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा तो आप इसको लिखोगे L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये बात समझ में आई। अब यहाँ आपका बचा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इस कैपिटल R को मल्टीप्लाई करा देना, तो स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ना दी हो। बात समझ में आई। सीधे लेंथ से आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। L1 L2 आपको न्यूमेरिकल में दी होगी उसको रखना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिए होगा उसको रखना है और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये फॉर्मूले हमने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में करंट की वैल्यू नहीं दी हुई होती है, क्योंकि नल पॉइंट फाइंड किया गया होता है। अब जब नल पॉइंट फाइंड किया गया होगा तो करंट तुम निकाल ही नहीं पाओगे। बात समझ में आई। तो ये जितने तीनों डेरिवेशन आप लगाए हैं ये बिना इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल और ईएमएफ का ईएमएफ मतलब सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ में आई। जहां पे करंट आपको गिवन नहीं होगा, नोट करिए।